शिक्षा साथी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी पेपर का एनालिसिस चल रहा है। आज 28 अगस्त है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम समाप्त हो चुके हैं और हमें 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न मिल चुके हैं दोस्तों। चलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को जानते हैं। क्वेश्चन को जानने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके एक शेयर कर दीजिएगा दोस्त। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास जिसे हम स्लिक्स भी कहते हैं 2025 कहाँ आयोजित हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्लिक्स है वो 2025 में कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया था। ठीक है, यह अभ्यास जो है 2 चरणों में हुआ था दोस्त। पहले तो जो पहला चरण है वो 14 से 16 अगस्त तक हुआ था और दूसरा जो चरण है वो 17 से 18 अगस्त तक हुआ था। तो ये आपका फैक्ट्स ये भी आपको ध्यान रखने होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन आया था पश्चिमी घाट किन राज्यों को छूता है। तो आपके विकल्प दिए गए थे बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो मैं आपको बता दूं कि जो पश्चिमी घाट राज्य छूता है वो है तमिलनाडु को। इसके अलावा हम एक्सप्रेशन को हम देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट भारत के पश्चिम तट के साथ साथ चलने वाला एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा दिए गए विकल्प से हम चलते हैं तो बिहार जो है यह पूर्वी भारत में है और पश्चिमी घाट से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, आई रिपीट, यह बिहार जो है पूर्वी भारत में है और यह पश्चिमी घाट से नहीं जुड़ा हुआ है। पंजाब की बात करते हैं, ऑप्शन के अनुसार यह उत्तरी भारत में है और पश्चिमी घाट से दूर है। तीसरा ऑप्शन था तमिलनाडु, यह दक्षिण भारत में है और पश्चिमी घाट से इसके पश्चिमी हिस्से जैसे कि नीलगिरी पहाड़ियाँ से होकर गुजरता है। उसके अलावा अगला जो विकल्प था उड़ीसा था, यह पूर्वी भारत में है और पश्चिमी घाट से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके सारे फैक्ट जो ध्यान रखने होंगे। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चिली और अर्जेंटीना किस महाद्वीप का एक हिस्सा है। तो चिली और अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका का एक हिस्सा है। इसके अलावा फैक्ट्स की बात करते हैं हम लोग। चिली और अर्जेंटीना दोनों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह दोनों देश दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है और उनकी सीमा एक दूसरे से मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि संसद नए राज्य के प्रवेश या गठन और भारत के आधिकारिक भाषा के प्रावधान को साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य के विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण को भी साधारण बहुमत से किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखने होंगे, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछ दे। यदि हम किसी फाइल या फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होगा। तो ये दोस्तों, अगर हम किसी फाइल या फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं तो फाइल या फोल्डर खुल जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में जब किसी फाइल या फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं तो समान रूप से वह फाइल या फोल्डर खुल जाता है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, यदि यह एक फोल्डर है, ठीक है, तो वह खुलकर उसमें मौजूद सामग्री को दिखाता है। यदि यह एक फाइल है तो जैसे कि डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, एक्सेल, वह संबंधित प्रोग्राम में खुलती है, जैसे कि एमएस वर्ड में, पीडीएफ रीडर में या फिर निष्पादन योग्य प्रोग्राम में खुलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में कौन सा लोक संगीत महाराष्ट्र में संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि लावनी महाराष्ट्र एक प्रसिद्ध लोकप्रिय संगीत है और नृत्य रूप है जो अपनी जीवन प्रस्तुति या भावपूर्ण गीतों के लिए जाना जाता है। यह अक्सर सामाजिक, प्रेम और धार्मिक विषयों पर आधारित होता है। इसके अलावा लोक संगीत शैलियाँ जो महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है, इनमें शामिल है पोरा, कोली, धनगढ़ी, गाजा, तमाशा। ये सारे के सारे जो शैलियाँ हैं वो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो अगर इनमें से कोई भी अगर आ जाए तो आप लोग महाराष्ट्र करके आ जाइएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 371 के ए के तहत किसे विशेष दर्जा दिया गया था। तो मैं बता दूं 371 के ए के तहत नागालैंड को यह दर्जा विशेष दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपको जानने योग्य यह है कि यह नागालैंड के आदिवासी हितों, धार्मिक, सामाजिक, रीति रिवाज, परंपरा का ख्याल रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, इसमें और एक फैक्ट है जो ध्यान देने योग्य है। संविधान के अनुच्छेद 371 ए के मुख्य रूप से कहा गया है कि नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया से संबंधित मामलों में संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि नागरिक या आपराधिक न्याय का प्रशासन जिसमें नागा प्रथागत
कानून या स्वामित्व और भूमि और इसके संसाधन के हस्तांतरण के अनुसार निर्णय शामिल है। इसके अलावा नागालैंड की विधानसभा को राज्य पर लागू होने वाले अधिनियम के लिए यह प्रस्तावना पारित होगा। इसके अलावा राज्यपाल को राज्य में कानून व्यवस्था के लिए भी विशेष जिम्मेदारी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? तो ये जो है ये नारा जो है बाल गंगाधर तिलक का है, जो 1916 में स्वराज में जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। उन्होंने 2 समाचार पत्र शुरू किए जो मराठी केसरी या अंग्रेजी भाषा में है। उन्होंने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का भी आयोजन किए थे। इसके बाद तिलक ने कहा स्वराज में जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हमें लेकर रहेंगे। उन्होंने लोकमान्य की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकमान्य की उपाधि से किसे नवाजा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, किसे? बाल गंगाधर तिलक को। वह लाल बाल पाल और चमरपंथी समूह की तिगड़ी का हिस्सा थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। वह लाल बाल पाल और चमरपंथी समूह के तिगड़ी का हिस्सा थे। उन्होंने द आर्कटिक होम ऑफ द वेद और गीता रहस्य पुस्तक लिखी है। ये आपके सभी के सभी जो है याद रखना हो, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा चिल्का झील में स्थित है, यानी कहने क्वेश्चन का अर्थ है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा ये भी आपको जानना योग्य है कि चिल्का झील का एक खारे पानी का लैगून झील है। ठीक है, ये बहुत बार पूछ भी चुका है क्वेश्चन, जो भारत के पूर्वी तट पर दया नदी के मुहाने पर उड़ीसा राज्य के पूर्वी खुर्दा गंजम जिलों में फैली हुई है। बंगाल की खाड़ी में बहती हुई 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र का कवर करती है। ठीक है, यानी बंगाल की खाड़ी में बहती हुई कितने किलोमीटर का ये क्षेत्र कवर करती है? तो 1100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा यह भारत के सबसे बड़ा तटीय लैगून झील है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश के नागरिकता लेता है तो किसी अनुच्छेद के तहत उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। कहने का अर्थ है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत, ठीक है, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, अनुच्छेद 9 के तहत उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 9 कहता है कि जो कोई स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को प्राप्त करता है वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है, ये इसका मूल उद्देश्य होता है आर्टिकल 9 का। इसके अलावा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? तो मैं बता दूं आपको कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन साधारण बहुमत से नहीं बल्कि विशेष बहुमत यानी कि संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है, कुछ मामलों में जैसे कि राज्य से संबंधित प्रावधान में संशोधन, इसके लिए राज्य की विधानसभाओं की सहमति से भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक विकास को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि जीवन स्तर एक कारक हो सकता है, शिक्षा भी एक कारक हो सकता है, लेकिन शिशु मृत्यु दर एक कारक नहीं है। किसमें? तो वास्तविक विकास को मापने के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वास्तविक विकास को मापने के लिए जीवन स्तर और शिक्षा महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन शिशु मृत्यु दर सीधे तौर पर वास्तविक विकास को मापा नहीं जा सकता, बल्कि स्वास्थ्य और कल्याण का एक संकेत है जो परोक्ष रूप से जीवन स्तर को प्रभावित करता है। ठीक है, आज यानी 28 अगस्त सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम था वो समाप्त हो चुका है और हम 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न मिल चुके हैं दोस्तों। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर पेपर का एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देर किए हुए दोस्त। पहला क्वेश्चन है जो इसी शिफ्ट में पूछा है दोस्त, मानव चेहरे में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? वैसे तो मानव चेहरे में 14 हड्डियाँ पाई जाती है, लेकिन पूरे कंकाल को मिलाकर 22 हड्डियाँ पाई जाती है। तो हमसे पूछा है मानव चेहरे में हड्डियाँ कितनी पाई जाती है, आपका सही आंसर हो जाएगा 14। ठीक है,
इसके अलावा ये जानना आवश्यक है कि इन 14 हड्डियों में से कुछ अकेले हड्डियां भी होती है जिन्हें हम वोमर या मेम्बिल कहते हैं, और कुछ जोड़े में होती है जैसे कि जाइमेटिक और गाल की हड्डियां। ठीक है, ये जो होती है जोड़े में होती है। इसके अलावा हम लोग चेहरे की 14 हड्डियों की बात करते हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नासिक हड्डियों में 2 हड्डियाँ पाई जाती है। मैक्सिल जो ऊपरी जबड़ा होता है उसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती है। लेक्रिमल हड्डियाँ जिसे हम असुर भी कहते हैं, इसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती है। जाइगोमेटिक हड्डियाँ या बोलिए गाल की हड्डियाँ, इसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती है। प्लेंटाइन हड्डियाँ या बोलिए तालु की हड्डियाँ, इसमें भी 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। या बोलिए आप लोग इन्फीरियर नेसल कोचा या बोलिए आप लोग अवर नासिक संघ, इसमें भी 2 हड्डियाँ पाई जाती है। एक होता है वोमर जिसमें 1 हड्डियाँ पाई जाती है, और मेमिल में यानी बोलिए निचला जबड़ा में 1 हड्डियाँ पाई जाती है। तो ये के सारे फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे, उसके बाद आप लोग एग्जाम में प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी जो बायोस्फीयर है रिजर्व किन राज्यों में आता है? तो मैं आपको बतला दूँ कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में आता है, और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। ठीक है, तो अगर आप ये मारें तो आपको बिल्कुल सही है, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित था? तो है कर्नाटक और तमिलनाडु से। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, हमें ऐसा ही लिखकर भेजा गया है दोस्तों। तो अगर आप ये मारे हैं तो ये आपका सही है। एक क्वेश्चन आया था, वैदिक काल में जुताई के लिए किस पशु का प्रयोग किया था? वैसे दोस्तों ये वैसे बच्चे कह रहे हैं कि इसमें बैल जो ऑप्शन नहीं दिया गया था, बैल के जगह पर गाय दिया गया था। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताया गया क्या ये गाय दिया गया था या बैल दिया गया था। वैसे ऑप्शन नंबर ए में था भैंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था हाथी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था घोड़ा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था गाय या भैंस। आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। ठीक है, वैसे इसका आंसर गाय होगा। अगर वैदिक काल में गाय दिया होगा तो इसका आंसर गाय होगा, अगर बैल दिया होगा तो बैल ही आंसर होगा। ठीक है, वैसे जुताई के लिए गाय का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो गाय अगर दिया है तो वो बिल्कुल सही है, आप लोग मारे हैं तो वो सही है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कह रहा है कि फाइल का नाम बदलने यानी रीनेम के लिए क्या करना होता है? तो मैं आपको बता दूं कि फाइल पर राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद रीनेम जो विकल्प होता है उसको चुनते हैं, उसके बाद हम लोग रीनेम चेंज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आया था MG नरेगा योजना का पूरा नाम क्या है? तो मैं बता दूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे अधिक विस्तार कब हुआ? तो मैं बता दूं कि ईस्ट इंडिया का सबसे जो अधिक विस्तार हुआ था वो 1818 के बाद हुआ था। ठीक है, 1818 ईस्वी के बाद हुआ था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन रैम और रोम के बारे में सही है? तो मैं बता दूं ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, जो सही ऑप्शन था वो है रैम अस्थायी होता है। ठीक है, रैम जो होता है अस्थायी होता है यानी वोलेटाइल होता है, और जबकि रोम होता है वो अस्थायी होता है। ये आपका मारे हैं तो सही है, अन्यथा गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 17 से 46 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, कह रहे हैं गिब्स मुफ्त ऊर्जा का मुख्य सूत्र क्या है? तो ये जो मुख्य सूत्र है दोस्तों Ag होता है AH माइनस टैश होता है TAS। ठीक है, तो ये इसका सही रिलेशन है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, कह रहे हैं आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं कौन हैं? तो आनंद मठ लेखक जो पुस्तक है दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं कि आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था और 1882 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से इसी उपन्यास में प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं, तो आनंद मठ सन्यासी फकीर विद्रोह का सबसे अच्छा अनुस्मारक है। तो मैं आपको बता दूं कि इस उपन्यास में आधारित आनंद मठ एक हिंदी देशभक्ति फिल्म 1992 में प्रदर्शित हुई थी। इसी फिल्म का निर्देशक हेमंत गुप्ता ने किया था। फिर से एक और क्वेश्चन है कि वही रिपीट क्वेश्चन हो गया है कि मनरेगा का पूर्ण रूप से क्या होता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका पूर्ण रूप है।
इसके अलावा इस योजना को एक सामाजिक उपाय के रूप में पेश किया गया था जो कार्य के अधिकार की गारंटी देता है। इस सामाजिक उपाय श्रम कानूनी के प्रमुख सिद्धांत है कि स्थानीय सरकार को अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ग्रामीण भारत में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार कानून के रूप में उपलब्ध करना होगा। ठीक है, वो उसमें प्रावधान था। ठीक है, उसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पारित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा यह अधिनियम कार्य करने का जो अधिकार की गारंटी था वो देता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना था। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा 2005 को 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है उसको। अगला क्वेश्चन है जो शिफ्ट में पूछा है, कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? तो मैं आपको बता दूं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 19 के 1 और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत प्रदत्त संपत्ति में मौलिक अधिकार का लोप कर दिया गया है। ये आपको उम्मीद करता हूँ मालूम भी होगा। इसे अब संविधान के भाग 12 के अंतर्गत एक नया अध्याय 4 अंत स्थापित करके इसमें अनुच्छेद 300 के क बना दिया गया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आप अगर इसको भूल जाते हैं तो समझिए 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार तो देता है किंतु मौलिक अधिकार नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने किस आयु में आत्मज्ञानी प्राप्त किया था? तो 35 वर्ष की उम्र में। ये क्वेश्चन हर वनडे एग्जाम में पूछता है, तो इसको याद रखने का है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में समीप जो लुम्बिनी नामक जगह है उसमें हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में हुआ था। उनका पिता का नाम अगर पूछ दे तो सुधोधन थे जो शाक्यगण के मुखिया थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वनडे एग्जाम में पूछता है कि उनके माता का नाम क्या था? तो महामाया देवी, मतलब महामाया नाम था। ठीक है, वो किस वंश के थे? तो वो कोलीय वंश की थी। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में उरुवेला यानी बोध गया में बोधि पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाली पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए पूर्णिमा भी मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना स्वार्थिक उपदेश कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा था? ठीक है, तो मैं बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के भारतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा था, जिसे 1857 का विद्रोह या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। 1857 की विद्रोह को ही सिपाही विद्रोह कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यह मेरठ में 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। डेट के साथ याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछता है कि ये जो है डेट सहित बताइए। ठीक है, तो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ शुरू हुआ था। उनके कंपनी के शासन को समाप्त करने एक बड़ा कारण बना था। ठीक है, जिसके बाद 1858 में ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन संभाला था। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1757 में आरंभ हुआ और 1857 में भारतीय विद्रोह के बाद 1858 में कंपनी के शासन का समाप्त हो गया था। इसके अलावा ये भी जानने योग्य है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारतीय संपत्ति प्रशासनिक शक्ति और उसकी सशस्त्र सेना पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, तो ये सबके सब पॉइंट्स याद रखे होंगे। अगला क्वेश्चन है, बादल जिसे निहारिका जो सौरमंडल की उत्पत्ति का आधार बने किस परिकल्पना से संबंधित है? तो ये निहारिका परिकल्पना संबंधित है। इसके विवरण की बात करते हैं तो निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौरमंडल का निर्माण गैस और धूल के घूमते हुए बादल या निहारिका से हुआ है। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण संकुचन के कारण तारे और ग्रहों में परिवर्तित हुए हैं। ठीक है, संकुचन के कारण होता है वो तारे और जिसे ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे बिग बैंग परिकल्पना पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित है, न कि विशिष्ट सौरमंडल के निर्माण से। ठीक है, हमारा जो सौरमंडल कैसे बना है, एक
बिग बैंग विस्फोट हुआ था जिसके कारण हमारे ब्रह्मांड बना है। 28 अगस्त थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम था वो समाप्त हो चुका है और हमें 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न मिल चुके हैं दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर प्रकार के एग्जाम का एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से किया जाता है, वो भी ऑथेंटिक रूप से। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए इसी शिफ्ट का क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्लेस एक्ट किसने और कब लागू किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड लिपन ने लागू किया था। कब, तो आपका आंसर हो जाएगा 1878 में। ठीक है, इसके अलावा मुख्य बातें ये हैं कि पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो आप जान लीजिए कि भारतीय भाषाई समाचार पत्रों पे सेंसरशिप जो है वो लगाना था और ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध रोकना था। ये इसका मुख्य जो विशेषता है, उद्देश्य था। इसकी विशेषता क्या है ये भी जान लेते हैं। यह अधिनियम केवल स्थानीय यानी जो गैर अंग्रेजी थे भाषाओं के अखबार पर लागू होता था, यानी कहने का अर्थ है अंग्रेजी अखबारों पर नहीं लगता था। इसका परिणाम क्या हुआ, इस कानून के कारण भारतीय ने इसका जमकर विरोध किया और इसे गैंगित एक्ट भी कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिए कि मुख्य पॉइंट है, हो सकता है नेक्स्ट डे जो एग्जाम है उसमें पूछ सकता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आया था, आज़ादी के बाद किस क्षेत्र ने भारत के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया। तो किसी क्षेत्र में। ठीक है, तो इसके अलावा हम फैक्ट्स भी जानते हैं। आज़ादी के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किसी क्षेत्र में योगदान सबसे अधिक था, क्योंकि स्वतंत्रता के समय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर ही आधारित था। ठीक है, और अधिकांश जनसंख्या इसी पर निर्भर थी। हालांकि समय के साथ कृषि योगदान कम हुआ। ठीक है, अब कृषि बहुत कम होने लगा है पहले के मुताबिक। ठीक है, अब देखते हैं स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति कैसी थी। तो 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जीडीपी का 50% से अधिक था। ये आपको याद रखना है। उस समय लगभग 75% भारतीय आबादी कृषि गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। अब कम हो चुका है। ठीक है, अब बहुत ही इसके मुताबिक कम हो चुका है, या बात करें उसके मुकाबले तो बहुत कम हो चुका है। यह औद्योगिकी और शहरी की विकास के बजाय कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं हरित क्रांति की। हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ दे और हर शिफ्ट में पूछता भी रहा है और SSGD में। ठीक है, तो हरित क्रांति समय हम कुछ जो फैक्ट्स वो जान लेते हैं। 1960 के दशक में शुरू हुई थी यह हरित क्रांति। ठीक है, किस पे जोर दिया गया था, गेहूं और चावल पर सबसे ज़्यादा इसमें जोर दिया गया था। ठीक है, हाँ, तो ये इसका मुख्य पॉइंट था। इसके अलावा अन्य क्रांति की बात करें, हरित क्रांति के बाद पीलित क्रांति आई जो तिलहन से संबंधित है। उसके बाद श्वेत क्रांति आई जो दूध से संबंधित है। उसके बाद नीली क्रांति आई जो मछली से संबंधित है। ये जैसी क्रांति आई इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही मुख्य पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों। इसके अलावा क्वेश्चन आया था, आज़ादी के बाद देशी अर्थव्यवस्था कैसी रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद 1947 से 1964 तक भारत की विकास दर 1.68% रही है और ये आपको याद रखना है। मैं इसे डिनोट कर देता हूँ। आंकड़े बताते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी वृद्धि की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि यानी कैग जिसे आर कहते हैं हम लोग, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से कम थी। होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग उस समय अंग्रेज के गुलाम से निकले हुए थे। ठीक है, तो ज़्यादा धन संपत्ति था वो लेकर चले गए थे, जिस कारण हमारी जो जीडीपी थी वो कम थी इनके मुकाबले। ओके, तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किस स्थान पर आयोजित नहीं हुए हैं। तो देखिए 4 आपके ऑप्शन दिए गए थे, पटना, गुवाहाटी, भोपाल, पुणे। तो कोई कह रहा है कि ये ऑप्शन दिया था, कोई कह रहा है ये ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये ऑप्शन दिया था या नहीं दिया था। वैसे 5 प्लेसेस ने इस पर भाग लिया था, पटना, बेगूसराय, भोपाल, भोपाल नहीं लिया था, बेगूसराय लिया था, पटना लिया था और भागलपुर लिया था। ठीक है, ये जो है 3, 4, 5 जो है प्लेसेस स्थान जो है भाग लिए थे। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किस स्थान पर आयोजित नहीं हुआ था। तो कह रहा है कि कहने का अर्थ है कि कौन सा जो इनमें से 4 ऑप्शन है जो बिहार में नहीं है। ठीक है, कहने का अर्थ तो यही है। तो आप लोग जानते हैं कि ये भोपाल जो बिहार में है, पुणे बिहार में है, पटना भी बिहार में, लेकिन गुवाहाटी बिहार में नहीं है। तो इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आयोजित नहीं हुआ था, ये आयोजित भी हुआ था तो 2021 में हुआ था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट कर दे या पूछ दे। निम्न से कौन सा इनपुट और आउटपुट
का सही जोड़ा है। देखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा था, कुछ लोगों का कहना है कि क्वेश्चन पूछा था ऐसे कि निम्न से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, ऐसे करके पूछा था। कोई कह रहा है कि इनपुट आउटपुट का सही जोड़ा है, कुछ ऐसा। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्वेश्चन का सही तरीका पूछने का क्या था, ठीक है। तो देखिए मैं बता देता हूँ कि जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है वो टच स्क्रीन, मॉडेम, नेटवर्क कार्ड, USB, ये जो डिवाइस है ये इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के डिवाइस है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, वेबकैम, स्कैनर, टच स्क्रीन, जोस्टिक, ग्राफिक्स, टैबलेट, गेम पैड और जो बारकोड होता है, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। इन ऑप्शन में से हो सकता है, सॉरी इन फैक्ट से हो सकता है कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है, मतलब 29 को, 30 को, 31 को, तो उनमें हो सकता है ये पूछ दे, ठीक है। तो इस सभी को आपको याद रखना है। इसके अलावा हम आउटपुट की बात करते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर और GPS डिवाइस जो है, ये सारे जो हैं डिवाइस वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आया था कि कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस जेड से अंडो होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और कंट्रोल प्लस वाई से याद रखिएगा आप लोग, कंट्रोल प्लस वाई से रेडो होता है, ठीक है। तो आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। इसके अलावा मैं आपको बात बता दूँ तो कंट्रोल प्लस पी से पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस जेड से अंडो होता है, कंट्रोल प्लस वाई से रेडो होता है और कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है। ये आपको चारों के चारों ऑप्शन याद रखने रहेंगे। हो सकता है नेक्स्ट एनालिसिस में, मतलब नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दें। इसके अलावा क्वेश्चन आया था केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि लद्दाख पर किसका अधिकार होता है। तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जो शासक होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्ति प्रशासन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन करता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, न कि राज्य का प्रमुख, ओके। इसके अलावा क्वेश्चन आया था जनजाति क्षेत्र का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिला कलेक्टर होता है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिरसा मुंडा के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए उनका जन्म झारखंड में हुआ था, ये गलत है, ये जो है वो सही है। वे विद्रोह के प्रमुख नेता थे 1899 के, ये भी सही है। और उनके धरती आबा के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है, गलत है, ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा क्वेश्चन आया था 4 मार्च 2025 को जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है का इवेंट सिक्योरिटी सेफ्टी का क्या नारा दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि नारा था विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण, ये इसका मोटो था, ठीक है, आपको याद रखना होगा ये। इसके अलावा क्वेश्चन आया था फिल्म को प्रदर्शन से पहले जांच के लिए किस मंत्रालय को पास भेजा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि फिल्म को प्रदर्शन से पहले जांच के लिए भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को दिया जाता है, जिसे हम CBFC कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, CBFC कहते हैं। यह बोर्ड क्या करता है कि यह बोर्ड सिनेमैटिक ग्राफिक अधिनियम 1992 को प्रावधान के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करता है और फिल्म को जनता के समक्ष प्रदर्शित करने से पहले उन्हें प्रमाणित करता है कि हाँ ये फिल्म सही है। आप लोग इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कोई जो अथी होता है वो गाली से भरा होता है तो सेंसर बोर्ड लगाया जाता है, वो सब सरकार करता है, BFC करता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है, ये क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको बता दूं कि दल बदल कानून के प्रावधान से संबंधित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के बारे में है। भारत के संविधान 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के बारे में है। दल बदल विरोधी कानून उन लोगों के लिए एक निवारण के रूप में कार्य करता है जो एक दूसरे पार्टियों में जाते हैं, ठीक है, ये नियमन का निवारण करता है। इसके अलावा क्वेश्चन आया था भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि मानव अधिकार जो अधिनियम है उसको 1993 में स्थापना की गई थी। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जिसे हम NHRC
12 अक्टूबर 1993 को गठित एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यह 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत है। इस मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 PHRA द्वारा वैधानिक आधार दिया गया था। इसके अलावा क्वेश्चन आया था हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 भारत की रैंक क्या है। तो देखिए, तो यह 25वें जो है 85वें स्थान पर है। ठीक है, 28 पर ये इसका स्थान है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तिमाही अपडेट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार हुआ है और अब यह 77वें स्थान पर है। ठीक है, 77वें स्थान पर है। पिछले साल की समान अवधि में यह 25वें जो है स्थान पर था, जबकि 2025 की शुरुआत में 85वें स्थान पर ही था। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन कैसे करके पूछा था। ये क्वेश्चन लिखकर हमें भेजा गया था, तो हम लोगों ने उसे इस पर डाल दिया और आपको दिखाने के लिए हम लोगों ने पेस्ट कर दिया था। देखिए, अनुसूची में 10 में क्या ये पूछा गया था, पश्चिमी घाटी की शुरुआत किस घाटी से हुई है ये पूछा था, और लिखकर भेजा गया था कि हमें अमीर खुसरो किस भाषा में कम किया था। ठीक है, यानी किस भाषा में उन्होंने काम सबसे कम किया था, ये करके इसमें पूछा था। और पूछा था कि कौन इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, या ऐसे पूछा था कि कौन इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, ऐसे करके पूछा था। उसके अलावा पूछा था कि मनरेगा योजना का पूरा नाम क्या है। इसके अलावा पूछा था आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही है। उसके बाद पूछा था सिंधु नदी के पश्चिमी से होकर कौन नदी बहती है। इसके अलावा पूछा था गंगा पार अधिनियम किस वंश से संबंधित है। इसके अलावा हमें लिखकर ये भी भेजा गया था कि 10th अनुसूची दल बदल कानून संबंधित है, ये पूछा था। इसके अलावा हमें ये भी पूछा था कि पिच के बीच में साउंड इंटेंसिटी जो होता है वो कितना होता है, ये पूछा था। और पूछा था कि लक्षद्वीप एंड चंडीगढ़ में प्रशासन को संभालत है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, उसके अलावा पूछा था 10 लाख पे कितने जस्टिस हाई कोर्ट रहते हैं, ये पूछा था। इसके बाद इनपुट आउटपुट वाला पूछा था, कंट्रोल प्लस जेड वाला जो अंडो मैंने पढ़ाया था वो भी पूछा था। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फिल्म से संबंधित क्वेश्चन था। इसके अलावा कौन सी आर्म्ड फोर्स नहीं है एंड CBE ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। औद्योगिक नीति से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि, और यहाँ पर देखा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाला पूछा था। उसके बाद पूछा था कि पश्चिम घाट के नीचे कौन सा स्टेट है, ये पूछा था। उसके अलावा पूछा था होम रूल लीग इस्टेब्लिश्ड करके वैसे क्वेश्चन था। ठीक है, NHRSC जो मैंने पीछे पढ़ाया था वो पूछा था। इसके अलावा पूछा था वर्ल्ड हॉनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग पूछा था, जो कि मैंने बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अलादीन खिलजी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, चोल वंश से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हिमालय में सिंधु नदी के साथ कौन सी पश्चिम से पूर्व नदी बहती है, ऐसे करके क्वेश्चन था। 1947 के बाद किस पे डिपेंड था भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो पूछा था। ठीक है, लॉस एंजल्स में साउंड जो ट्रैक होता है ऐसा कुछ करके टेलर स्विच पूछा था। ठीक है, उसके अलावा कैनस पता नहीं नॉमिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछा था। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया था प्रियंका। ठीक है, देखिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि केरल में कौन सी खेती करते हैं, ऑप्शन रवा धन ऐसे करके ऑप्शन था, आप लोग देख लीजिएगा इसको। विधानसभा से कौन सा सही विधान है, ये भी आपसे पूछा गया है। बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आदि पोस्ट टिश्यू रिलेटेड और डिफ्यूज फिल्टरेशन ऑप्शन थे। ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिए। द अमेंडमेंट 10 से आया था, ये भी आपको साउंड यूनिटी से आया था। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग से आया था। तो ये सारे के सारे जो हमें लीक कर भेजा गया था, तो मैंने आपको दिखाना चाहा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।